अभी तक हमने 2 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन पढ़ा जिसमें कि हमने फूड का इंटेक किया। उसके बाद हमने रेस्पिरेशन पढ़ा जिसमें हमने उस फूड से एनर्जी ली। और अब बारी आ गई है ट्रांसपोर्टेशन की, जिसमें हम उस एनर्जी को अपने बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करेंगे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 60 to 70% फ्लूइड्स होते हैं। तो इन फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करता क्या है। व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी होता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट को और यूरिया जैसे वेस्ट को भी बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचे और हार्मोन्स का एक्सचेंज हो, इसके लिए एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। सबसे पहले होता है हार्ट। ठीक है, हम सबको पता है हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो हमारे जन्म लेने से हमारे मरने तक कंटिन्यू काम करता है। तो हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। दूसरा कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ब्लड। ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है और साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल को भी हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तीसरा है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। उसके बाद हम देखते हैं ब्लड। ब्लड की कहानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर चीज को एक कहानी की तरह पढ़ो एंजॉय करके। अब हम देखते हैं कि ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड होता है, हम सबको पता है, जिसमें कि एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। और ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के हर एक पार्ट से कनेक्टेड होता है और हर बॉडी सेल को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अब हम देख लेते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है प्लाज्मा। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये ब्लड के 4 कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा की। तो जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ये कलरलेस लिक्विड होता है और ऑलमोस्ट 90% वाटर होता है इसमें। उसके बाद हम बात करेंगे आरबीसी की। आरबीसी क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स से बॉडी के सारे पार्ट्स तक। ठीक है, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी की, जिसको कि हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब हम चोट लग जाती है तो आप देखते होंगे कि थोड़ी देर ब्लड निकलता है, उसके बाद अपने आप रुक जाता है। पहले नहीं रुकता है, चाहे हम कितना भी रोकने की कोशिश करें उस टाइम पर नहीं रुकता है, बट कुछ देर के बाद ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, तो वो प्लेटलेट्स की वजह से होती है। फंक्शंस ऑफ ब्लड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लड का रोल ह्यूमन बॉडी में। इसका काम क्या है? लंग्स से ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना, क्योंकि हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स, और बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाना। 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या है? हार्मोन्स को ले जाता है। और चौथा काम क्या है? इट कैरीज यूरिया फ्रॉम लिवर टू किडनीज। अभी ये सारी जो कहानी है देख रहे हो, ये फंक्शंस ऑफ ब्लड, ये पूरी एक अलग कहानी है कि यूरिया लिवर से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है किडनीज तक, हार्मोन्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये सब हम अलग सेक्शन में पढ़ेंगे, बट अभी हम इनको फंक्शंस ऑफ ब्लड में देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। एक जो कंपोनेंट था ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं। आर्टरीज। आर्टरीज क्या करती हैं? दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट जो ब्लड पंप करता है उस ब्लड को बॉडी के सारे पार्ट्स तक वो लेके जाती हैं। दूसरी होती है वीन्स। वीन्स क्या करती हैं? जो सारी बॉडी के पार्ट्स हैं उससे ब्लड को बैक टू द हार्ट लेके आती हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि आर्टरीज हार्ट से ब्लड ले जाती हैं बॉडी पार्ट्स तक और वेन्स उस ब्लड को वापस ले आती हैं हार्ट तक। उसके बाद होती है कैपिलरीज। ये देखिए, ये आर्टरीज हैं, ये वीन्स हैं। कैपिलरीज क्या करती हैं? कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं, जिससे कि ऑक्सीजन, फूड
और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सके। अब हम बात करेंगे हार्ट की, जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्ट के कंपोनेंट्स की। तो हार्ट एक 4 चैम्बर्ड ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में। 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम बोलते हैं, और 2 को हम लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। ये देखिए, ये लेफ्ट आर्टरियम है नंबर 1, ये है राइट आर्टरियम, 2 पार्ट हो गए। उसके बाद है लेफ्ट वेंट्रिकल और चौथा है राइट वेंट्रिकल। ये 4 पार्ट होते हैं हार्ट के अंदर। उसके बाद होती है पल्मोनरी आर्टरीज। अब ये जितने भी मैं कंपोनेंट्स बता रहा हूं, इनके फंक्शन आप अच्छे से समझ लो। अगर आप इनके फंक्शंस अभी अच्छे से समझ गए, तो जब हम वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको एक स्टोरी बता दूंगा कि हार्ट ब्लड पहले इस रास्ते से जाता है, फिर इस रास्ते से जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर वहां जाता है, ठीक। और आपको अगर वर्किंग ऑफ हार्ट पूछ लिया गया तो आप फटाफट बता सकते हैं। उसके लिए क्या पता होना जरूरी है? उसके लिए ये पता होना जरूरी है कि हार्ट में कंपोनेंट्स क्या क्या है और उनका काम क्या है। आपने सबसे पहले सीख लिया कि 4 चैम्बर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे पल्मोनरी आर्टरीज की, जो कि ये हैं, ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं। कलर चेंज कर लेता हूं। दीज आर द पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। इनका काम क्या होता है? 2 टाइप का ब्लड होता है, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसा नाम वैसा काम, जिसमें ऑक्सीजन है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो पल्मोनरीज आर्टरीज ट्रांसपोर्ट करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट साइड ऑफ हार्ट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अब इस चीज को समझने की कोशिश करो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया होगा? हमारी बॉडी से आया होगा, क्योंकि हमारी बॉडी ब्लड में से ऑक्सीजन ले लेती है और डीऑक्सीजनेटेड कर देती है उसको। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट, इधर साइड से, इधर साइड राइट साइड ऑफ द हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अभी हम वर्किंग पूरी समझेंगे। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट साइड ऑफ द हार्ट से कहां ले जाती है? लंग्स में ले जाती है। लंग्स में क्यों ले जाती है? लंग्स में, जिससे कि लंग्स में हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन होती है, जिससे कि फिर से वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाए। तो आर्टरीज का काम क्या था? मैंने आपको बताया था, ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको राइट साइड ऑफ द हार्ट से लंग्स तक ले जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे पल्मोनरी वीन्स की। अब क्या ये वीन्स क्या करेंगी? ये देखिए, ये पल्मोनरी वीन्स हैं। अब ये देखो, ये अंदर की तरफ एरो बना है। ये क्या कर रही है? फ्रेशली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग्स से मिला है हमें, उसको लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट में ले जाएंगी। ये लेफ्ट आर्टरियम दिख रहा है, यहां पे इसको पुश करेंगी। आर्टरीज का काम क्या था? आर्टरीज का काम था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना हार्ट से लंग्स तक, जिससे कि उसको ऑक्सीजन मिल सके। और पल्मोनरी वीन्स का काम क्या है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम में लेके आना। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सुपीरियर वीना कावा। अब वीना कावा का काम क्या है? 2 टाइप की वीना कावा है, एक अपर बॉडी से, एक लोअर बॉडी से। तो सुपीरियर वाले को हम बोलेंगे फ्रॉम अपर बॉडी। तो सुपीरियर वीना कावा क्या करती है? इट कैरीज ब्लड, ब्लड लेके आती है। वीना कावा मीन्स वीन है, तो ये ब्लड लेके आएगी कहां से? फ्रॉम द हेड, नेक, आर्म एंड चेस्ट टू द हार्ट। अपर वीना कावा हेड, नेक, आर्म्स और चेस्ट से ब्लड लेके आएगी हार्ट तक, ठीक है। और दूसरी है इंफीरियर वीना कावा, जिसको कि हम वीना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी भी बोल रहे हैं। ये देखिए, ये यहां से आ रहा है, ठीक। इट कैरीज ब्लड फ्रॉम लेग्स एंड फीट टू द हार्ट। ये लेग्स और फीट से ब्लड को हार्ट तक लेके जाती है। अब हम बात करते हैं आउटा की। आउटा क्या है? इट इज द लार्ज आर्टरी दैट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी आप सिर्फ ये समझ लो कि ये कर क्या रही है, कहां से ले जा रही है, ये आपको कहानी नेक्स्ट पार्ट में पूरी समझ में आने वाली है। आउटा क्या कर रहा है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जा रहा है। ये है आउटा, ये बाहर की तरफ एरो बना है, तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक। सबसे बड़ी आर्टरी होती है ये। सेप्टम क्या है? ये एक वॉल है जो कि डिवाइड करती है हार्ट के चैम्बर्स को।
द सेप्टम प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को ये रोकती है। तो ये हार्ट के कंपोनेंट्स हो गए। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज की, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ये चीज आप समझो, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है जैसे ये चीज कॉन्ट्रैक्ट हो गई, उसको हमने कंप्रेस कर दिया, ठीक है। रिलैक्स मीन्स नॉर्मल पोजीशन, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कंप्रेशन और रिलैक्स मीन्स नॉर्मल पोजीशन। तो आप समझने की कोशिश करो, ये हमारा हार्ट है, ये दो पोजीशंस में रहता है, एक होती है रिलैक्स पोजीशन और एक होती है कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन। कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में कब रहता है? कॉन्ट्रैक्शन में तब रहता है जब हार्ट बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ठीक है। मींस कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? कॉन्ट्रैक्ट मींस सिकुड़ जाना। सिकुड़ेगा कब? जब सारा ब्लड उसमें से निकल गया और बॉडी पार्ट्स तक चला गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। रिलैक्स पोजीशन में कब आएगा? देखो, रिलैक्स पोजीशन में तब आएगा द चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर फिल्ड विद ब्लड। जब उनमें ब्लड भरा हुआ है तो वो रिलैक्स पोजीशन में है। सॉरी, इट मींस कि दो टाइप की पोजीशन में हार्ट रहेगा, कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन, कंप्रेस्ड पोजीशन कब होगी? जब ब्लड को वो बाहर फेंकेगा। और रिलैक्स्ड पोजीशन कब होगी? जब ब्लड को अपने अंदर रखेगा। अब वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, जिसको कि हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। अब यहां से आप कहानी सुनते जाओ। देखो होगा क्या, ये देखो, पल्मोनरी वेन्स जो हैं, जो लंग्स से, अभी हमने पढ़ा पल्मोनरी वेन्स का फंक्शन कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, क्योंकि लंग्स में हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो वहां से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको लेके आती है कहां पे? यहां से कहानी शुरू हो रही है, स्टेप नंबर 1। ये पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है लेफ्ट आर्टरियम में, ये लेफ्ट आर्टरियम में लेके आए, स्टेप नंबर 1, ठीक। अब क्या होगा? लेफ्ट आर्टरियम, अब हार्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, हर स्टेप पे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये देखो एरो बने हुए हैं, इन एरो को पकड़ते जाओ। अब यहाँ से ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में। मैं बोलता जाऊंगा और स्टेप आपको दिखाता जाऊंगा। अब देखो, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड है अभी, क्योंकि ये लंग से फ्रेश ब्लड आया है। अब यहां से स्टेप नंबर 3 शुरू होगी। अब यहां से ये जो ब्लड है ये चला गया इसमें, ये ऊपर जाके कनेक्ट हो रहा है, ये आउटा, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला गया आउटा में। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासेस टू द मेन आर्टरी कॉल्ड आउटा सो दैट ब्लड इज पंप्ड टू हेड, चेस्ट, क्या हो गया भाई, एंड लिवर, ठीक है। यहां से ब्लड ट्रांसपोर्ट हो गया कहां कहां? हेड, चेस्ट और लिवर तक, ठीक। ये आउटा लेके चला गया और बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तक। ये स्टेप नंबर 3। अभी तक क्या हुआ? अभी तक की कहानी में क्या हुआ कि पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड आया, लेफ्ट आर्टरियम में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा आयोटा के थ्रू बाहर चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब ये जो ब्लड है इसको हमारे बॉडी पार्ट्स यूज करेंगे, इसमें से ऑक्सीजन ले लेंगे और डीऑक्सीजनेटेड कर देंगे इसको, ठीक है। मतलब माल उसमें से ले लेंगे और उसको खाली करके छोड़ देंगे, ठीक। अब ब्लड इस टाइम पे कैसा हो चुका है? अब ब्लड हो चुका है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मेन वीन जो है, वीना कावा, उसमें आ रहा है। 2 वीना कावा है, इसमें भी आ रहा है और सुपीरियर वाली में भी, इंफीरियर वाली में भी, ठीक। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इधर का पोर्शन खत्म, इधर की कहानी खत्म हो गई, इधर की कहानी इधर खत्म हो चुकी। अब इधर आ गया ब्लड, ठीक। तो इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बॉडी पार्ट्स ने सारी ऑक्सीजन ले ली है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन से मेन वीन, जिसको कि हम वीना कावा बोलते हैं, उसमें जा चुका है। अब यहां से ये जो ब्लड है, देखो दोनों ही वीना कावा जो है वो किसमें आके खुल रही है? राइट आर्टरियम में आके खुल रही है, राइट आर्टरियम में, ठीक। देखो यहाँ पे भी, ये भी, अब ब्लड राइट आर्टरियम में आ चुका है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब स्टेप नंबर 5 क्या हो गई? स्टेप नंबर 4 हो गई। अब स्टेप नंबर 5 में यहां से यहां आ गया, ठीक, राइट वेंट्रिकल में आ गया। देखो, द मेन वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट आर्टरियम एंड दिस ब्लड इज पुश्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में आ चुका है। अब यहां से कहानी क्या होगी? अब देखो ये एरोस, देखो यहां से ये जो ब्लड है
ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इसमें पल्मोनरी आर्टरीज में। ठीक, पल्मोनरी वेन्स से ब्लड हार्ट में एंटर करता है और पल्मोनरी आर्टरीज से बाहर चला जाता है। अभी हमने पल्मोनरी आर्टरीज का फंक्शन पढ़ा था। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती थी। अब पल्मोनरी वेन्स में ब्लड कहां से आया था, लंग से फ्रेश ब्लड आया था। फ्रेश ब्लड मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजनेटेड है उसको हम फ्रेश बोलेंगे। ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन से। अब यहाँ से सारी बॉडी पार्ट से होके वीना कावा में होके राइट एट्रियम में गया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया और यहाँ से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू बाहर चला गया। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरीज से बाहर चला गया। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड जा रहा है ये कैसा ब्लड है, ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड। देखो नेक्स्ट स्टेप यही है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू द लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरीज। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, इस ब्लड को पंप कर देगी वापस से किसमें, लंग्स में। क्यों, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। और उसके बाद लंग्स क्या करेंगे, फिर से ब्लड में ऑक्सीजन भर देंगे। ऑक्सीजन तो हम इनहेल कर रहे हैं, फिर से ब्लड में ऑक्सीजन जब भरेंगे तो उसके बाद फिर से नाउ what will happen in the lungs, deoxygenated blood release its carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आ चुकी है, ऑक्सीजन नहीं रही, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन ब्लड एब्सॉर्ब कर लेगा, सो दैट ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड फिर से ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब जब फिर से ऑक्सीजनेटेड हो गया तो अब फिर से कहां आ जाएगा, फिर से आ जाएगा पल्मोनरी वेन्स में और फिर से ये कहानी चलती जाएगी। ठीक है, तो इतनी सी बस ये है कहानी, छोटी सी हार्ट की कहानी। आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। सबसे पहले पल्मोनरी वेन का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में डालना। ठीक, तो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट से स्टार्ट होती है कहानी, लेफ्ट आर्टरियम में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर आयोटा से बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफर हो गया, फिर वापस किस में आया, मेन वीना कावा में आया और वीना कावा से इधर आ गया। अब सारी कहानी इधर आ गई, राइट आर्टरियम। अब राइट आर्टरियम में गया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया और फिर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू बाहर चला गया लंग्स में और लंग्स ने फिर से उसमें ऑक्सीजन भर दी और फिर से वो पल्मोनरी वेन से वापस आ गया। इस टाइम पे जो हार्ट में प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें हार्ट में ब्लड दो बार आता है। पहले पल्मोनरी वेन से आता है, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल और फिर बाहर चला जाता है। इधर का पोर्शन अलग है, ये लेफ्ट पोर्शन अलग है और राइट पोर्शन अलग है। ठीक, उसके बाद दोबारा क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इसमें वीना कावा में और राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाके और पल्मोनरी आर्टरी से बाहर चला जाता है। इतनी सी है हार्ट की कहानी। अब जो ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं और ये ह्यूमंस में जरूरी क्यों है, तो इसको अभी देखो आपने पूरी वर्किंग समझ ली। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आराम से बता दोगे। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि हार्ट में ब्लड दो बार आता है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि आयोटा से बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाता है, दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फिर वो वापस चला जाता है किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में चला जाता है। तो एक प्रोसेस कंप्लीट होने में, एक बार ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होने में ब्लड हार्ट में दो बार एंटर करता है, इसलिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम बोलते हैं। The human circulatory system is called double circulatory system because blood travels twice through the heart in one complete cycle। एक साइकिल कंप्लीट होने में दो बार एंटर करता है। ह्यूमंस की इसको जरूरत क्यों है, क्यों, जिससे कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रह सके। हाई एनर्जी डिमांड होती है और हाई ऑक्सीजन डिमांड होती है ह्यूमंस की। हाई डिमांड्स क्यों होती है, एनर्जी डिमांड्स क्यों होती है, क्योंकि ह्यूमंस को एनर्जी तो हमेशा चाहिए ही चाहिए और ऑक्सीजन हर सेल को चाहिए। ठीक है, जिससे कि ये मेंटेन कर सके और दूसरा क्या है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। हार्ट में वॉल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो ये इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ब्लड वेंट्रिकल में जब आर्टरियम और वेंट्रिकल्स में जाता है तो उस टाइम पे बैकवर्ड फ्लो ना हो। इस वजह से हार्ट में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? Human भी तो mammals है ना, तो mammals और birds में oxygenated और deoxygenated blood को separate करने की जरूरत क्यों है, जरूरत इसलिए है क्योंकि जिससे कि efficient supply of oxygen बनी रहे। efficient supply of oxygen क्यों बनी रहेगी, क्योंकि oxygenated blood और deoxygenated blood अलग है, इस वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर बनी रहती है। और जो मैमल्स और बर्ड्स होते हैं वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं हमेशा,
ठीक है, मेंटेन क्यों रखते हैं? क्योंकि जैसा जैसे ठंड है, ठीक है, बट हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो एक कांस्टेंट रहता है, 98.5 98.4 हमेशा मेंटेन रहता है। चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम कहते हैं हमें फीवर आ गया। ठीक, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक, भले बाहर ठंड है, अगर बाहर ठंड है तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब अगर टेम्परेचर मेंटेन करना है तो भाई एनर्जी तो चाहिए चाहिए ना। अब ठंड में कोई चीज अगर ठंडी हो गई बाहर रखे रखे तो उसको उसी टेम्परेचर पे, जितने टेम्परेचर पे वो थी, मान लो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी वो, तो अगर वो ठंडी हो गई तो उसको उसी टेम्परेचर पे लाने के लिए क्या करोगे? उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे। तो ऐसे ही हमारी बॉडी हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहती है, इस वजह से उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो एनर्जी को जरूरत इस वजह से पड़ रही है जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज और वीन्स। तो आर्टरीज क्या करती हैं? हमें सबको पता है कि दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और वीन्स क्या करती हैं? वीन्स वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी से ब्लड को हार्ट में वापस लेके आती हैं। इनमें थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं, इसमें थिन नॉन इलास्टिक वॉल्स होती हैं। इसमें वॉल्व्स नहीं होते हैं और इसमें वॉल्व्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स की। ठीक है, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा वैसा ही टेम्परेचर इनका हो जाएगा। जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो कि ह्यूमंस भी होते हैं वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, बाहर ठंड हो या गर्मी हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अपना टेम्परेचर एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है तो वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनको एनर्जी की जरूरत नहीं है। भाई जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा वैसे ही टेम्परेचर हो जाएगा। जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। कोल्ड ब्लडेड के एग्जांपल फ्रॉग और लिजर्ड, और वार्म ब्लडेड के मैमल्स एंड बर्ड्स। कुछ ज्ञान की बातें वापस आ चुकी हैं। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। ह्यूमन में कितने चैम्बर्ड हार्ट है? 4 चैम्बर्ड हार्ट। आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। which consist of 2 atrium and 1 ventricle। amphibians और reptiles की बात कर रहा हूं। The blood goes only one time through the heart in the fish during one cycle। फिश में जो ब्लड होता है वो एक ही बार ट्रांसपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि फिशेज हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, हमारे में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं which consist of atrium and 1 ventricle। इस वजह से फिश में ब्लड एक साइकिल में एक ही बार जाता है, जबकि ह्यूमंस में एक साइकिल कंप्लीट करने में 2 बार, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक बात और रह गई है, वेरी स्मॉल साइज्ड आर्टरीज आर कॉल्ड आर्टरियोल्स। अब हम देख लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत फ्लूइड है, उस फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। इट ऑल्सो डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन से भी हम बॉडी को प्रिवेंट करते हैं by supplying disease fighting cells called lymphocytes। ठीक, अब लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होता है। ठीक, तो लिम्फ का काम क्या है? लिम्फ इज अ सर्कुलेटरी फ्लूइड, ऑब्वियसली इट्स अ फ्लूइड। जैसे ब्लड एक फ्लूइड था वैसे ही लिम्फ भी एक फ्लूइड है विच फ्लोज इन लिम्फेटिक कैपिलरीज। कैपिलरीज होती हैं जैसे कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं, वैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं जिसमें कि लिम्फ फ्लो करता है। लिम्फ सिमिलर टू प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 90% वाटर होता है बट इट इज कलरलेस। ये कलरलेस होता है एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन देन प्लाज्मा। ठीक है, इसमें प्रोटीन से कम, सॉरी प्लाज्मा से कम प्रोटीन होती है, प्लाज्मा जैसा ही होता है। फंक्शंस क्या है? काम क्या करता है लिम्फ? लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्ट हुआ फैट है उसको कैरी करता है और हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल। और डेड सेल्स को बॉडी से रिमूव करने का काम करता है लिम्फ। ब्लड प्रेशर सबको पता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट। जिस प्रेशर से हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। वाह वाह, नॉर्मल सी बात है, ब्लड प्रेशर सबको पता है। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 2 टाइप के प्रेशर होते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है? द मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव्स हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा बाहर की तरफ, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रेशर, वो मैक्सिमम प्रेशर जिस टाइम पे ब्लड लीव करता है हार्ट को, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। डायस्टोलिक होता है दूसरा,
द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। जब हार्ट रिलैक्स पोजीशन में होता है उस टाइम पे जो मिनिमम प्रेशर हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यूज क्या है सबको पता है, घर में हम अक्सर सुनते हैं 120 mm ऑफ Hg। 120 mm ऑफ Hg क्यों बोल रहे हैं, 120 mm ये मर्करी में मेजर होता है। तो 120 mm थर्मामीटर सबके घर में होता है, उसमें मर्करी होती है। वैसे ही यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर किस में मेजर हो रहा है, मर्करी में। तो 120 mm ऑफ Hg मर्करी का हाइट, और डायस्टोलिक क्या है 80 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल प्रेशर है 120 और 80, आपने डॉक्टर से भी सुना होगा। ठीक है, मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं, आपको देखा तो सबने होगा बट उसका नाम क्या होता है, स्फाइग्मो मैनोमीटर। ठीक है, मैं भी इसको एक बार में सही से पढ़ नहीं पाता हूँ, स्फाइग्मो मैनोमीटर। आप कोशिश करना, शायद आप पढ़ लो। व्हाट इज हाइपरटेंशन एंड हाउ इट इज कॉज। बहुत लोग सुनते हैं भाई हाइपरटेंशन हो गई, हाइपरटेंशन हो गई। क्या होती है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन बोलते हैं जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, उस सिचुएशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। होती क्यों है, इट इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ आर्टरियोल्स। जब जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं जब वो कंप्रेस हो जाती हैं तब हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर पानी का पाइप है, अगर उसका पाइप का डायमीटर ज्यादा है तो कम प्रेशर से पानी निकलता है। बट अगर पाइप को एकदम पतला कर दें, जैसे हम गाड़ी धुलाने जाते हैं जब, तो कितने प्रेशर से पानी निकलता है, क्योंकि पाइप बहुत ही ज्यादा पतला होता है। तो जब पतला कर देंगे पाइप को तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी वजह से अगर आर्टरीज कंप्रेस हो जाएंगी तो ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिस वजह से ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, रेजिस्टेंस वगैरह मींस ब्लड फ्लो स्मूथली नहीं हो पाता है। इस सिचुएशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। इट कैन लीड टू रप्चर ऑफ आर्टरीज एंड इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स की बात कर लेते हैं। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस तो खत्म हो गया, अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। जाइलम और फ्लोएम दो नाम के टिश्यू होते हैं। जाइलम का काम क्या है, जाइलम फॉर मूविंग वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स के लिए सॉइल सबसे नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स है। ठीक है, वाटर मिनरल्स का। तो जाइलम का काम क्या है, जाइलम कैसा दिखता है, कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, बीच में कोई भी पार्टीशन वगैरह नहीं होता है, एकदम कॉन्टिन्यूस होता है जाइलम फॉर मूविंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से नीचे देखो एरो बने ऊपर की तरफ जा रहा है। और फ्लोएम क्या करता है, फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड। अब फूड कहाँ बनता है, फूड फोटोसिंथेसिस से बनता है, लीव्स में। ठीक है, तो फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, फ्लोएम कुछ इस तरह का दिखता है, बीच में ये सीव ट्यूब्स वगैरह होते हैं। अब बात कर लेते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस की, ट्रांसपायरेशन और ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। कभी कभी आपने देखा होगा लीव्स के ऊपर कुछ वाटर वेपर्स रहते हैं, तो उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब एरियल पार्ट्स क्या होते हैं, एरियल पार्ट्स वो होते हैं जो कि कंप्लीटली एक्सपोज टू एयर होते हैं। ठीक है, जैसे रूट्स हैं वो कंप्लीटली एक्सपोज टू एयर नहीं है, बट स्टेम और लीव कंप्लीटली एक्सपोज टू एयर है। एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जब लॉस ऑफ वाटर हो जाता है तो उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। कुछ इस तरह का दिखता है, देखिए आपने ऐसा देखा होगा। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। बहुत ही बड़ा रोल होता है इसका रूट से टॉप ऑफ द प्लांट तक वाटर को ले जाने में। ट्रांसलोकेशन, अभी आप सोच रहे होंगे ये पानी को कैसे ले जाता है, ये तो पानी का लॉस कर रहा है। अभी आप देखते जाइए कहानी आगे आगे। ट्रांसलोकेशन की बात कर लेते हैं। ट्रांसलोकेशन होता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। सिंपल है ये, फूड और अदर सब्सटेंसेस जो कि अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं अराउंड अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब देखते हैं दो टाइप के ट्रांसपोर्ट हैं, एक जाइलम में होता है, एक फ्लोएम में होता है। तो सबसे पहले हम वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं जो कि जाइलम में होता है। अब देखो यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहा है, जिसमें से कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि प्लांट्स रूट से वाटर ले रहे हैं, रूट से वाटर जा रहा है ऊपर की तरफ। और अब आप ये सोचो कि अगर हम घर में पानी की टंकी को नीचे रख दें और सबसे ऊपर टैप लगा दें तो क्या पानी आसानी से पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। बट आप सोच के देखो प्लांट्स के अंदर कितना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, कितना बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा कि जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, जैसे बैम्बू ट्रीज हो गए या बहुत बड़ा पीपल का पेड़ हो गया, तो उनके टॉप पार्ट तक भी पानी पहुंच जाता है।
कैसे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको आप मजे लेके पढ़ो। अभी तक आपने शायद इसको रटने की कोशिश की होगी, बट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक बार समझ लिया तो खुद से लिख लोगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप चीजों को समझ लोगे फिर आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और आसानी से आप एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, द वाटर मूव्स इनटू द रूट, रूट से पानी लेते हैं प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल बाय क्रिएटिंग अ वाटर कॉलम व्हिच इज पुश्ड अपवर्ड्स। ठीक है, ऊपर की तरफ पुश होता है, वाटर कॉलम एक बना लेते हैं। कैसा वाटर कॉलम, इस टाइप का वाटर कॉलम बना लेते हैं रूट्स के थ्रू, और ये पानी ऊपर की तरफ जाता है। ठीक, अब ये देखना कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। दिस प्रेशर इज इनसफिशिएंट, प्रेशर तो है नहीं, पानी ऊपर, अगर मैंने आपको बताया अगर टंकी, पानी की टंकी जो है उसको नीचे रख दो और सबसे ऊपर 4th फ्लोर पे टैप लगा दो तो क्या पानी वहां तक पहुंचेगा? नहीं, इसलिए पानी की टंकी हमेशा ऊपर रखी जाती है। ठीक, तो दिस प्रेशर इज इनसफिशिएंट टू मूव द वाटर टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी, हाईएस्ट पॉइंट तक पानी नहीं पहुंच सकता। प्रेशर डिफरेंस चाहिए, प्रेशर चाहिए जिससे कि पानी को सक किया जा सके। अब देखो, सो प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर इन जाइलम अपवर्ड्स। अब वो कुछ दूसरी स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। प्लांट्स बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं। क्या चालाकी करते हैं? देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन अकर्स बाय स्टोमेटा। अभी हमने पढ़ा ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर का लॉस होता है लीव्स से। अब ये जो लॉस है ये कितना इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू, सो दैट वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। लीव्स से वाटर लॉस हो गया, ये देखो, ये दिख रहा है, वाटर लॉस्ट फ्रॉम लीव सरफेस बाय ट्रांसपिरेशन। ठीक, अब देखो इस लॉस से होगा क्या, द कॉन्टिन्यूअस ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द सेल ऑफ द लीव्स। अब जब ट्रांसपिरेशन होता जा रहा है क्रिएट्स अ सक्शन प्रेशर, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि नीचे से तो पानी आ रहा है और ऊपर एकदम पानी कम हो गया, तो ऊपर और नीचे प्रेशर का डिफरेंस हो चुका है। ये जो प्रेशर का डिफरेंस है विच पुल्स अप वाटर, और ये प्रेशर के डिफरेंस से वाटर पुल हो जाता है। ये उसी तरीके से जैसे आप स्ट्रॉ से क्या करते हो, नारियल पानी पीते हो या स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो क्या करते हो, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करते हो। स्ट्रॉ में प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो इस वजह से आप जब सक खींचते हो उसको तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो पानी ऊपर की तरफ खिंच जाता है। वैसे ही प्लांट्स में ऊपर एकदम पानी कम है और नीचे ज्यादा है, तो इस वजह से एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया जिस वजह से पानी ऊपर की तरफ खिंचता है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का भी मूवमेंट इसी तरीके से होगा फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड प्रोवाइड्स टेम्परेचर रेगुलेशन, और प्लांट का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। प्लांट मूव तो कर नहीं सकते, तो इस वजह से वहीं पे रह के उनमें ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है। आप सोचो, आप एक प्लांट को देखते हो उसके अंदर इतनी सारी कहानी चल रही होती है, कभी आपने सोचा है कि लीव तक कैसे पानी पहुंचता है? तो प्लांट की चालाकी की वजह से पानी पहुंच जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, ट्रांसपिरेशन से अपना सारा पानी, जो लीव्स में थोड़ा बहुत पानी है उसको वेपराइज कर देता है। अब हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स के लिए कौन से टिश्यू की जरूरत होती है? फ्लोएम टिश्यू की। अब ये बात आपको ध्यान रखनी कि फ्लोएम टिश्यू में फूड और वाटर दोनों मूव कर सकते हैं, बट जाइलम में सिर्फ और सिर्फ वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट होता है। ठीक, देखते हैं क्या प्रोसेस है, किस वजह से फूड मूव करता है। तो हमें ये पता है कि फूड बनता है लीव्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से। अब वो जो फूड है वहां से ट्रांसपोर्ट होता है टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे जरूरत क्या है? यहाँ पे जरूरत ये है कि फूड बनता है सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में। ठीक, अब जो ग्रीन पार्ट्स नहीं है उनको भी तो फूड चाहिए, तो वहां से हमें फूड का मूवमेंट कराना है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो रूट से ऊपर की तरफ हो रहा था, यूनिडायरेक्शनल था, बट यहाँ पे डाउनवर्ड भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकता है। कैसे डाउनवर्ड और अपवर्ड हो सकता है? कुछ प्लांट्स में जैसे कि कैरेट हो गया या पोटैटो हो गया या रेडिश हो गया, इसमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है नीचे की तरफ, क्योंकि ये नीचे की तरफ उगते हैं। ठीक है, मिट्टी के नीचे, तो डाउनवर्ड मूवमेंट चाहिए वहां पे फूड का। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावर्स ऊपर की तरफ होते हैं, नीचे तो होते नहीं, तो फ्लावर्स के लिए हमें फूड का मूवमेंट चाहिए ऊपर की तरफ। तो फूड का मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों, बट वाटर का मूवमेंट अपवर्ड ही होता है। तो देखते हैं क्या प्रोसेस है। सबसे पहले द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मेड बाय फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स लीव्स टेक्स प्लेस थ्रू फ्लोएम टिश्यू। हमें पता है फ्लोएम टिश्यू की वजह से होता है। फ्लोएम टिश्यू में सीव ट्यूब होते हैं और कंपेनियन सेल्स होते हैं। कंपेनियन सेल्स लीव से
जो फूड प्रोडक्ट है, अब ये जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि हम शुगर बोलते हैं, सुक्रोज, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो कंपेनियन सेल्स में वो आते हैं। अब जो फूड मेड इन लीव्स इज लोडेड इनटू सीव ट्यूब्स। अब यहां से सीव ट्यूब्स में आ गए। अब ये जो प्रोसेस है इसको चाहिए एनर्जी। ठीक है, अगर कोई भी प्रोसेस आप कर रहे हो, जैसे कि अगर पानी को आप मूव करा रहे हो ऊपर की तरफ, तो उसमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ऐसे ही इस प्रोसेस में जिसमें कि जो फूड है वो सीव ट्यूब्स में लोड किया जा रहा है, उसको चाहिए एनर्जी। और वो एनर्जी कहां से मिलेगी, एटीपी मॉलिक्यूल से मिलेगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। अब क्या होगा, अब यहां से कहानी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने वाली है आपके लिए। क्यों कॉम्प्लिकेट होने वाली है, अगर आपने इसको 1 मिनट भी ध्यान नहीं दिया तो आप फिसल जाओगे। ध्यान दो, बहुत ही आसान चीज है। ठीक, वाटर नाउ एंटर्स इनटू द सीव ट्यूब्स कंटेनिंग शुगर। अभी देखो, अब सीव ट्यूब्स में क्या है, ये सीव ट्यूब्स है। ठीक है, फ्लोएम है ये। ठीक, और फ्लोएम के पास में क्या होता है, फ्लोएम के पास में होता है जाइलम। ठीक, यहाँ पे जाइलम होता है। ठीक, अब फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम में फूड है। ठीक, वाटर नाउ एंटर्स इनटू द सीव ट्यूब्स कंटेनिंग शुगर, शुगर के फॉर्म में फूड है। अब जाइलम बिल्कुल पास में ही होता है, तो जाइलम में क्या है, जाइलम में पानी ज्यादा है, जाइलम में पानी ज्यादा है, तो जाइलम से फ्लोएम में पानी आ जाता है। ठीक है, इनटू द सीव ट्यूब्स कंटेनिंग शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, ये देखो आप, ऑस्मोसिस बोलते हैं वाटर मूवमेंट को फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहां पे पानी ज्यादा है वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ पानी का मूवमेंट होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जाइलम क्योंकि फ्लोएम के बिल्कुल पास में है, जाइलम में क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा है और फ्लोएम में कम है, तो जाइलम से फ्लोएम में वाटर का मूवमेंट हो जाता है। अब इस केस में क्या होगा कि प्रेशर जो है, अब फ्लोएम में देखो फूड भी है और वाटर भी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया। अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, अब ये जो फूड कंटेंट है ये कोई भी चीज अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो अब जो फूड कंटेंट है वो वहां मूव करेगा जहां पे प्रेशर कम है। देखो, दिस हाई प्रेशर, इस हाई प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, एंड इट मूव्स, और यही प्रेशर क्या करेगा, फूड को उन पार्ट्स तक मूव करेगा जहां पे प्रेशर लो है। जैसे कि मान लो ये है प्लांट, ठीक है, ये इसमें लीव्स है। ठीक है, अब देखो यहां पे कोई पार्ट है जिसमें कि फूड का ट्रांसपोर्ट होना है, तो यहां से फ्लोएम में गया, यहां से जाइलम ने वाटर दिया और यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया, इस पार्ट में प्रेशर इंक्रीज हुआ। अब यहां से फूड यहां चला जाएगा जहां पे प्रेशर कम है। It moves the food to all parts of the plant having less pressure. This allows the phloem to transport food according to the needs of the plant. जैसी plants की need है, अगर plants को food चाहिए जहां पे प्रेशर कम है तो वहां पे पहुंच जाएगा आसानी से। ठीक है, अगर ऊपर के पोर्शन में फूड चाहिए तो वहां पहुंच जाएगा, नीचे के पोर्शन में फूड चाहिए तो वहां पहुंच जाएगा। द फ्लो ऑफ फूड कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया बाई डायरेक्शन होता है। आपको याद क्या रखना है, रिकैप में आपको बातें याद क्या रखनी है कि लीव्स में खाना बनता है, वहां से कंपेनियन सेल्स में होते हुए सीव ट्यूब्स में आता है और सीव ट्यूब्स फ्लोएम में होते हैं। इस प्रोसेस में हमें एनर्जी लगती है, एटीपी की हेल्प से उस एनर्जी को पूरा किया जाता है। उसके बाद फ्लोएम के पास में जाइलम होता है, जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम में ऑस्मोसिस की वजह से, क्योंकि जाइलम में पानी ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, फ्लोएम में कम है, तो ऑस्मोसिस की वजह से पानी का ट्रांसपोर्ट हुआ, इस वजह से प्रेशर बढ़ गया। अब ये हाई प्रेशर जो है ये फूड को वहां ले जाएगा जहां पे प्रेशर कम है। आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। और फ्लोएम जो है वो एमिनो एसिड्स और कुछ अदर सब्सटेंसेस का भी ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में करता है।